तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमित भैया एकेडमी बांदा पर। तो भैया CHSL का एग्ज़ाम चल रहा है, आप सबको पता है। 1 तारीख से चालू हुआ था, 10-11 तारीख तक ये चलेगा। मेरा एग्ज़ाम हो चुका है, मैं एग्ज़ाम दे करके आया हूँ और मेरा बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया है। तो मैंने किस किस टॉपिक पर फोकस किया है, कौन कौन सा टॉपिक बहुत ही हाईएस्ट स्कोर दे रहे हैं इस समय, वो टॉपिक मैं आपको आज बताने वाला हूँ। जिन जिन बच्चों का एग्ज़ाम अभी बचा है, मेरे दोस्तों का जिन जिन दोस्तों का एग्ज़ाम बचा है, वो इस टॉपिक को देखेंगे तो डेफिनेटली उसको फ़ायदा होगा। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मेरे भाई, जिन जिन लोगों का SSC CHSL का बचा हुआ है ना, एग्ज़ाम अभी होने को बाकी है, उनके लिए ये वीडियो पूरी तरीके से रामबाण है। आप ये समझ लीजिए, बहुत सारे शिफ्ट का एनालिसिस किया है, खुद भी पेपर दे करके आया हूँ, तब जा कर के ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जिन जिन लोगों का बचा हुआ है एग्ज़ाम, जिनका भी आगे आने वाली शिफ्टों में होना है, उनका फ़ायदा हो सके। एक एक टॉपिक लिख रखा है। देखिए, मैंने यहाँ पर GK लिख रखा है, यहाँ पर मैंने इंग्लिश लिख रखी है, यहाँ पर मैथ और यहाँ पर रीजनिंग। कौन कौन से टॉपिक पर, कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, जिसको पढ़ करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो आपको देखना है। बस रिक्वेस्ट इतनी है कि पूरा वीडियो आप देखिए, ठीक है। देखिए, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को GK में, कि GK कैसे पढ़ें, कौन कौन से टॉपिक एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, और GK हम कैसे पढ़ें, किस किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दें। तो मेरी बात को समझना, जैसे मैंने पेपर दिया था और जैसे मैंने शिफ्ट का एनालिसिस किया है, स्टैटिक वाला पोर्शन ज़्यादा पकड़ रहा है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक वाले पोर्शन से आ रहे हैं। और कौन सा पोर्शन आपको पढ़ना है स्टैटिक में, वो भी देख लो। स्टैटिक तो देखो बहुत बड़ा है, कहाँ तक पढ़ोगे, थक जाओगे पढ़कर। तो मैं बता रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक तुमको पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्लासिकल डांस। कम से कम 2 क्वेश्चन, आप ये समझिए, कम से कम 2 क्वेश्चन आ रहे हैं अभी यहाँ पर क्लासिकल डांस से। मेरे पूछा था भरतनाट्यम कहाँ का है, कुचिपुड़ी कहाँ का, बहुत ईजी सा पूछा था, मैंने कर लिया था। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि तुम लोगों की शिफ्ट में भी ईजी सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं स्पोर्ट। आपने देखा होगा स्टैटिक GK में स्पोर्ट के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि पहला एशिया गेम कहाँ पर हुआ था, है ना। तो ऐसे जो स्पोर्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो भी पूछे जाते हैं, स्टैटिक GK से रिलेटेड होते हैं। पहले पूछा जाएगा कि पहला राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर हुआ था। तो ये स्पोर्ट वाले क्वेश्चन है। अब स्पोर्ट का मतलब केवल ये नहीं कि क्रिकेट वाले याद करने हैं आपको, है ना। ये पूछ सकता है कि भारत ने पहले वनडे वर्ल्ड कप कब जीता था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पोर्ट के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए स्टैटिक GK में जो स्पोर्ट वाला फंक्शन है, उसको आपको पढ़ना है। फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, त्यौहार बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में SSC के पूछा जाता है। मतलब इसके बिना SSC पेपर ही नहीं बनाता है। तो फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है। और देखो, करंट अफेयर मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है, कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ना है। मेरे में 4 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर से, 4। अब आप खुद समझ लो 4 क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट वेटेज रखते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 4 क्वेश्चन आपके 8 नंबर का वेटेज यहाँ पर रखते हैं। तो करंट अफेयर सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ का पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है यार। अब तुम 6 मंथ से ज़्यादा पढ़ोगे, तुम्हारे पास इतना टाइम है नहीं, तो कवर नहीं कर पाओगे। 6 मंथ का पढ़ो। और करंट अफेयर पढ़ोगे कैसे, टॉपिक वाइज पढ़ोगे। कैसे टॉपिक वाइज पढ़ोगे, कि जैसे मान लो आज योजनाएं कम कंप्लीट कर ली, युद्धाभ्यास कंप्लीट कर लिए, रैंकिंग ऑर्डर कंप्लीट कर लिया, नियुक्तियां जो जो हुई हैं उसको कंप्लीट कर लिया। तो ऐसे टॉपिक से पढ़ोगे ना, तो करंट अफेयर पढ़ने में अच्छा लगता है। अब बात करते हैं इंग्लिश में कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी बात समझते हैं। देखो, इंग्लिश में सबसे पहले वोकैब बहुत इजी आती है। सिनोनिम्स बिल्कुल छोटे छोटे सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, और एंटोनिम्स भी बहुत आसान रहते हैं। देखो, PQRS बहुत इंपॉर्टेंट है। PQRS बनते नहीं हैं, 2-3 PQRS तो ऐसे पूछे गए हैं जो बन ही नहीं रहते। क्यों नहीं बन रहे थे, क्योंकि भैया उसकी मीनिंग ही पता नहीं है। जब आप उसका अर्थ ही नहीं निकाल पाओगे, मीनिंग नहीं निकाल पाओगे, तो PQRS बने कैसे आपसे। क्लोज टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंग्लिश में नंबर लाना है ना, तो क्लोज टेस्ट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्लोज टेस्ट डायरेक्ट भाई साहब 5 क्वेश्चन अपने अंदर रखता है। 5 क्वेश्चन का मतलब है 10 नंबर। तो क्लोज टेस्ट अगर आपका अच्छा है, तो इंग्लिश में ऑटोमेटिक नंबर बहुत अच्छा आ जाता है। और इसका क्लोज टेस्ट इजी आता है, ज़्यादा टफ नहीं आता है। मैंने दिया था तो बहुत 2-3 यहाँ पर क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन ऐसे थे, मुझे ऐसा लग रहा है क्लोज टेस्ट में, जो पूरी तरीके से पूछे गए थे। हमारा प्रीपोजिशन बेस्ड थे। प्रीपोजिशन बेस्ड 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। सेंटेंस का इम्प्रूवमेंट, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जो सेलेक्टेड टॉपिक होते हैं उनको पढ़ लेते हैं, लेकिन जो मेन होता है सेंटेंस का इंप्रूवमेंट, यहीं पर तो एक्चुअल ग्रामर यहीं पर टेस्ट होती है। सेंटेंस की इंप्रूवमेंट पर आपको अंडरलाइन कर देगा ऐसे, और बोलेगा कि बताओ यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, और 4 ऑप्शन ऐसे दे देगा, 1 2 3 4। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इस सेंटेंस की इंप्रूवमेंट करने के लिए,
वो दे देगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में, देखो ज़्यादा टाइम है नहीं तो हमको इंग्लिश में क्या करना है, हमको इंग्लिश में ये सेलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है। पढ़ने को तो सब पढ़ना है, अगर एक्चुअल पूछ रहा है तो पढ़ना सब है, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना पेपर नहीं बनेगा और ये पूछना ही पूछना है उसको। मैथ की बात करते हैं फटाफट। देखिए मैथ में क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। इससे भाई साहब मेरी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। 3 क्वेश्चन मतलब 6 नंबर। अब खुद समझो आप कि अगर 6 नंबर का ये दे रहा है तो क्या हम इस पर फोकस नहीं करेंगे? बिल्कुल फोकस करेंगे। इसको हम पढ़ेंगे नहीं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है जिन जिन लोगों के बचे हुए हैं। और इजी पूछा जाता है, ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है यार। सीधा पूछ जाएगा बताओ कॉस्ट प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है। तो 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको सेलेक्ट करके कॉस्ट प्राइस निकाल लेना है, मार्क प्राइस निकाल लेना है, ऐसा पूछता है। मिक्सचर के क्वेश्चन पूछा था उसने, एक क्वेश्चन था मिक्सचर का, लेकिन मैंने देखा है कि सारी शिफ्ट में मिक्सचर का क्वेश्चन पूछ रहा है। टाइम एंड वर्क के मेरे में 2 क्वेश्चन थे, जब मैं पेपर दे करके आया तो टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन थे, ईजी क्वेश्चन थे। एक थोड़ा डिफिकल्ट था, मॉडरेट लेवल का था, वो मुझसे नहीं हुआ है, लेकिन एक मैंने कर लिया था। इस स्पीड इसके तो बिल्कुल रेशियो से आप कर सकते हो यार, 2 नंबर का क्वेश्चन आसानी से मिल जाएगा आपको। एक ही क्वेश्चन आया था, लेकिन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ग्राफ, अगर ये नहीं पढ़ा ना तो मैथ में पीछे हो जाओगे। तो ग्राफ तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आप ये समझो, ग्राफ तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 में से मैंने तीनों कर लिए थे ज्योमेट्री क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन थे, कुछ नहीं था यार, ऐसे फिगर उगर बना करके, ऐसे तुम सबको पता है। अगर तुमने बेसिक भी ज्योमेट्री पढ़ रखी है तो आसानी से 2-3 क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो ज्योमेट्री, ये मैथ में ऐसे टॉपिक हैं जिनको पढ़ना ही पढ़ना है। इनको स्किप करके अगर आप पेपर देने गए तो आपका पेपर अच्छा नहीं होगा। अब बात करते हैं रीजनिंग में। देखो एसएससी की रीजनिंग बहुत इजी होती है, बहुत इजी। और जिस व्यक्ति से एसएससी की रीजनिंग नहीं बन रही है तो समझ लो कि उसका एसएससी क्लियर करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि रीजनिंग से इजी सब्जेक्ट है ही नहीं कोई। रीजनिंग पे लोग 50 आउट ऑफ 50 लेकर के आते हैं, आप ये समझ लो। तो रीजनिंग में देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं जो मेरे में पूछी गई हैं और बाकी शिफ्ट का मैंने एनालिसिस किया है। सिलॉग्स से मेरे में 2 क्वेश्चन थे, लेकिन किसी शिफ्ट पे 3 क्वेश्चन भी सिलॉग्स से पूछे गए थे और ईजी फंडा रहता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा गया था। मिरर इमेज के मेरे में 2 क्वेश्चन थे। देखो मैंने इतने टेक्स्ट बुक के वाले बोर्ड के टेस्ट मॉक लगाए हैं, मिरर इमेज का एक ही क्वेश्चन मैंने हर बार देखा था, लेकिन एग्जाम में 2 क्वेश्चन थे, दोनों इजी थे। एक बार नंबर दे दिया था ऐसे, और उसको यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर कोई नंबर दे दिया और उसको हमको मिरर इमेज करना था कि बताओ मिरर इमेज क्या होगा। बहुत आसानी से हो गया था। ब्लड रिलेशन, अच्छा ब्लड रिलेशन कैसा पूछ रहा है? ऐसा नहीं पूछ रहा है कि एक तस्वीर लटकी हुई है और उसमें देख रहा है बताइए उससे क्या रिलेशन है, ऐसा ब्लड रिलेशन नहीं था। ब्लड रिलेशन था एक मतलब फंक्शन बना करके कि @ को इससे हैशटैग को ये रिलेशन है, प्लस का ये रिलेशन है, गुणे का ये रिलेशन है, तो ऐसा रिलेशन बना करके दिया गया था। वैसे की प्रैक्टिस आपको करनी है, आजकल यही ट्रेंड चल रहा है, ब्लड रिलेशन में यही पूछा जा रहा है। एनालॉजी, अगर आपने एनालॉजी को स्किप किया तो आप रीजनिंग पे नंबर नहीं ला सकते हो। 5 क्वेश्चन एनालॉजी के पूछे गए थे, 5 क्वेश्चन, समझ पा रहे हो? इस एनालॉजी में सीरीज़ भी शामिल है, नंबर सीरीज़ भी शामिल है। ऐसा मत सोचना कि सीरीज़ को मैंने नहीं लिया, तो एनालॉजी और सीरीज़ दोनों शामिल है, दोनों को मिलाकर 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये ऐसा भाई साहब टॉपिक है, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपने इनमें से किसी भी टॉपिक को स्किप किया तो CHSL में आपके नंबर नहीं आएंगे। अगर आप 150 प्लस करके आते हो, 150 प्लस, तो ही आप सेटिस्फाइड हो सकते हो कि हाँ मेरा मेंस में नाम आ सकता है और मैं मेंस देने के काबिल हूँ। लेकिन अगर आप 150 प्लस से कम कर रहे हो तो आपका मेंस में नाम नहीं आएगा। आप मेरी बात को समझो, क्योंकि कंपटीशन बहुत डिफिकल्ट है। 35 लाख लोगों ने फॉर्म डाला है, 35 से 37 लाख लोगों ने, जिसमें से करीब 25 लाख लोग तो पेपर देने जाएंगे ही जाएंगे। तो उसके लिए आपको ये टॉपिक पर फोकस करना है। ये CHSL या CGL से जो भी मुझे इंक्वायरी मिलेगी, जो भी मैं यहाँ पर गेन कर सकता हूँ, मैं आपको ज़रूर वीडियो प्रोवाइड करूँगा। इन टॉपिक पर फोकस कीजिए, मेरी बात मानिए। अगर आप इन टॉपिक पर फोकस करते हैं, इन पॉइंट्स को ध्यान देते हैं, तो आप CHSL में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। थैंक यू सो मच।